की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के दावे के बाद राहुल गांधी क्या अब जेनजी को भड़काने का काम कर रहे हैं? बात सबसे पहले इसी की। बिहार के लोगों की, जेनजी युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप सब भारी संख्या में बाहर आकर वोट करें। यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप चुप बैठे हो। बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी है, जनरेशन जी की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है, बिहार में वोट चोरी रोकनी है। हमारे देश के लोग समझदार हैं, देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है। साहब सीधा सा सवाल है कि राहुल गांधी जेनजी को भड़का रहे हैं क्या? मतलब यह सवाल बीजेपी उठा रही है। ऐसा क्यों है कि कल चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के दावे के बाद राहुल गांधी लगातार जेनजी की रट लगाए हुए हैं। बीजेपी कह रही है वो जेनजी को ललकार रहे हैं, उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेनजी कुछ करती क्यों नहीं? ये प्रियंका वाड्रा ने जो कुछ आज कहा, शक्ति दिखाओ। पिछले, आपकी जानकारी के लिए आप हैरान हो जाएंगे, पिछले 20 घंटे में राहुल गांधी 3 बार, मैं आज आपको तीनों बयान सुनाऊंगा, राहुल गांधी पिछले 20 घंटे में 3 बार जेनजी को ललकार चुके हैं, जेनजी का जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा और सुनिए भाई, तो भाई बहन प्रियंका वाड्रा जी ने भी जेनजी से कहा कि वो अपनी ताकत दिखाएं। शक्ति शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, शक्ति दिखाएं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने जेनजी का जिक्र किया। वो आप जानते हैं, वोट चोरी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जेनजी का जिक्र किया। उन्हें चेताते हुए कहा था, साहब कि आपका वोट चोरी किया जा रहा है, आपका भविष्य आपसे छीना जा रहा है, इसलिए देश का जेनजी मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। ये राहुल गांधी ने जेनजी का इस्तेमाल किया। वो जेनजी आप सब जानते हैं, जो नेपाल में जो कुछ हुआ उसको जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया था। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, राहुल गांधी ने कहा, और कहा कि गंभीरता से देखें। अब साहब करीब यही बात राहुल गांधी ने 2 और जगहों पर दोहराई। दूसरी ओर प्रियंका वाड्रा ने भी आज बिहार में एक रैली के दौरान जेनजी का जिक्र करते हुए कहा, बल्कि उनकी भाषा बीजेपी कह रही है उकसाने वाली है, कि देश में चुनाव चोरी की जा रही है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है। आगे प्रियंका वाड्रा ने कहा, आप चुप बैठे हो। प्रियंका ने जेनजी से पूछा कि आप चुप बैठोगे? साहब शक्ति दिखाने की बात कही प्रियंका वाड्रा ने, शक्ति दिखाने की बात। पहले राहुल गांधी जी ने जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया, जेनजी को लेकर कहा, फिर भाई और आज बहन, कल भाई राहुल जी, आज बहन प्रियंका वाड्रा। साहब इसी को लेकर बीजेपी कह रही है बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है परिवार। बीजेपी कह रही है ये अराजकता, देश को अराजकता की आग में धकेलने की प्लानिंग कर रहे हैं दोनों मिलकर, भाई बहन। ये बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार भारत में भी लोकतंत्र की लिंचिंग चाहता है। साहब जिस तरह नेपाल संसद और सुप्रीम कोर्ट जलाई गई, देश को अराजकता की आग में धकेला गया, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ सब कुछ हुआ। देश में जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने लोकतंत्र को उखाड़ फेंका, क्या भाई बहन भारत में भी वही स्थिति देखना चाहते हैं? ये बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। भाई बहन दोनों के बयान सुनिए। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप चुप बैठे हो। आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। मुझे नहीं पता इस बयान का क्या मतलब है। ये प्रियंका वाड्रा जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए
वो शक्ति दिखाने की बात कर रही हैं। वो पूछ रही हैं आप चुप बैठोगे। राहुल गांधी जेनजी का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा शक्ति दिखाने की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने एक जरूर कहा, यू हैव टू फाइट फॉर द डेमोक्रेसी। अहिंसा की बात उन्होंने की, अहिंसा की, लेकिन उनकी भाषा जेनजी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन प्रियंका वाड्रा कह रही है आप चुप बैठे हो, अपनी शक्ति दिखाओ। सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा नहीं, मैं बता रहा हूं, 3 बयान आपको सुनाऊंगा। पिछले 20 घंटे में राहुल गांधी ने जेनजी का 3 बार जिक्र किया है, 3 बार। बिहार में चुनाव हुआ, आज पहले चरण का वोट हुआ है, मुझे अभी अभी खबर मिल रही है 64-65% के तकरीबन मतदान हुआ है, 64.46 ये रिकॉर्ड मतदान है, 65%। अब सुनिए, 20 घंटे में 3 बार जेनजी। कल दोपहर राहुल गांधी ने, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसमें कहा कि जेनजी आपका वोट चोरी किया जा रहा है, ये सब ठीक। उसके बाद कुछ घंटे बाद रात करीब 9 बजे, कल रात को, आज वोटिंग से पहले कल रात करीब 9 बजे राहुल गांधी जी ने एक वीडियो जारी कर जेनजी से अपील की। वहां पर भी उन्होंने जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया। इसमें उन्होंने कहा कि जेनजी भाइयों और बहनों, कल आपकी बड़ी जिम्मेदारी है और बिहार। और अब सुनिए आज क्या हुआ। आज पूर्णिया की रैली के दौरान फिर राहुल गांधी ने कहा जेनजी को संविधान बचाना है। जेनजी की रट लगातार क्यों लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, यह सवाल पूछा जा रहा है। बिहार चुनाव में राहुल और प्रियंका की जेनजी की इस ललकार से पहले तेजस्वी भी भारत में नेपाल वाली मनौती मांग चुके हैं। नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद तेजस्वी ने कहा था कि नेपाल बिहार से बहुत दूर नहीं है, जो वहां हुआ वो यहां होने में बहुत देर नहीं लगेगी। देखिए, मैं एक चीज बयान सुनाऊंगा आपको, 3 बयान एक साथ राहुल गांधी के 20 घंटे में। लेकिन जेनजी का मतलब है उस पीढ़ी से जो आप समझिए कि 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। जेनजी, जनरेशन नेक्स्ट, ये पीढ़ी तकनीकी प्रेमी है और इंटरनेट, सोशल मीडिया के साथ ये बड़ी हुई है। अभी आपको याद होगा, जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, नेपाल में जो अराजकता की आग फैली थी, उस आंदोलन को जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया था। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी दिखी। भारत में जेनजी की आबादी लगभग 40 करोड़ है और ये दावे किए जाते हैं, ये आरजेडी की तरफ से भी, बिहार में कई पार्टियों का भी दावा है कि बिहार में जेनजी की आबादी सबसे ज्यादा है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन बीजेपी का कहना है साहब कि राहुल गांधी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नेपाल में जेनजी का आंदोलन नेपोटिज्म के खिलाफ था, परिवारवाद के खिलाफ था। तो खतरा किससे है, किसको है? नेपाल की युवा ऐसे नेताओं और उनके परिवारों से चिढ़े हुए थे जो सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे, और फिल्म, राजनीति, बिजनेस, मीडिया या खेल में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे। इसलिए बीजेपी का कहना है साहब कि जेनजी से असली खतरा गांधी परिवार, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को है, जो राजनीति में सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा करिए, एक बार रुकिए जरा, वो 3 बयान सुनिए, आपको भी थोड़ा अटपटा लगेगा। ठीक है, जेनजी से बात करना सबका राइट है, अधिकार है, लेकिन जेनजी की लगातार रट लगाना, जेनजी नेपाल में जो हुआ, क्या कोई मैसेजिंग है? 20 घंटे में 3 बार राहुल के मुंह से निकला जेनजी, सुनिए। यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, अंबेडकर जी के संविधान, गांधी जी के संविधान पर आक्रमण है, और हम सबको वोट चोरी रोकनी है। बिहार के लोगों की, जेनजी युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप सब भारी संख्या में बाहर आकर वोट करें। जनरेशन जी की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है, बिहार में वोट चोरी रोकनी है। आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे अगर बीजेपी के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, अगर इलेक्शन कमीशन के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको रोकें। आप रोकोगे, नहीं रोकोगे? अब देखिए, जेन जी को राहुल गांधी की बातों पर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जेन जी भरोसा करेगा, नहीं करेगा? खासकर एच बॉम्ब, हाइड्रोजन बम पर, वो तो फ्यूज हो गया। बात अब इसकी, Hydrogen bomb, and this gentleman is very sure, and he's smiling, that the BJP has some व्यवस्था। वो तो खुश हो गया, आज तो अखबार वाले पहुंच गए
सारी बात झूठ निकली, झूठ बोलने में माहिर हैं। This lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurred times in 2 booths. नाम सेम है, फोटो में मिस्टेक हुई है, फोटो किसी और की डाली, वोट मैंने खुद डाली। तो मैं चाहता हूँ कि देश राहुल गांधी को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर कर। सारा एड्रेस भी और नाम, जो हमारा मकान नंबर है, मेरे पति का नाम भी, सारी चीज़ें ठीक है, पर इसमें जैसे फोटो बदल रहे थे। जनता तो उन्हें जनादेश दे नहीं रही है, इसलिए जो है वो लोगों में भ्रम पैदा करो, एक काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करो। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये मेरा उनको पहला सुझाव है। देखिए, खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा। कल दरअसल राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी साबित करने के लिए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जो पूछा था ये कौन है, ये ब्राजीलियन मॉडल, चेहरा दिखाया, पूछा ये कौन है, एक ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया। वो आज मॉडल भी वैसे सामने आ गई, उनकी भी, उन्होंने क्या बात कही वो आपको सुनाएंगे, लेकिन एक ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया था। आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव में ब्राजील की एक मॉडल ने 10 बूथों पर 22 बार वोट डाल दिया। ब्राजीलियन मॉडल ने भारत के चुनाव में, एक विदेशी ने भारत के चुनाव में 10 बूथों पर 22 बार वोट डाल दिया। ये कौन है, ये सवाल पूछा था। ठीक, वोटर भारत में अलग अलग नामों से वोटर आईडी कार्ड है, पर सारे वोटर कार्ड पर यह फोटो चिपकाई हुई थी। विदेशी की फोटो को वोट चोरी से जोड़ दिया राहुल गांधी जी ने। हालांकि अभी राहुल गांधी के इस आरोप की पुष्टि होना बाकी है, वो चुनाव आयोग करेगा। ये सही आरोप है, गलत आरोप, देखिए वो जो चल रहा है, वोटर आईडी कार्ड अलग अलग है, ये देखिए, और सब में फोटो एक है ब्राजीलियन मॉडल की। तो राहुल गांधी ने बोला कि 10 बूथों पर 22 बार वोट किया इस ब्राजीलियन मॉडल ने। देखिए, सारे वोटर आईडी कार्ड अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं, फोटो एक है सब में एक फोटो, ब्राजीलियन मॉडल। तो राहुल गांधी ने कहा कि ब्राजील की मॉडल ने 10 बूथों पर 22 बार वोट डाला। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी इस बात की जांच बाकी है कि हरियाणा की अलग अलग महिलाओं के वोटर कार्ड पर विदेशी की तस्वीर चुनाव आयोग की गलती से आई, या हमें नहीं पता, वोट चोरी के आरोप को साबित करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ब्राजील की मॉडल या भारत के वोटर आईडी कार्ड पर विदेशी की फोटो चिपकाई गई, हमें नहीं पता। यह आरोप है राहुल गांधी का, जिसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल कुछ और है, अगर किसी भारतीय के वोटर कार्ड पर किसी विदेशी की फोटो होना वोट चोरी है, दोबारा से सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भारतीय के वोटर कार्ड पर, वोटर आईडी कार्ड पर किसी विदेशी की फोटो होना, वो टेक्निकल रीजन हो सकता है, गलती हो सकती है, अगर विदेशी की फोटो होना वोट चोरी है, लोकतंत्र संविधान खत्म होना है, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर उनके हिसाब से सवाल चुभ सकता है, तो भारत का नागरिक बनने से पहले किसी विदेशी का भारत का वोटर बनना, इसे क्या कहा जाएगा? यह आरोप बीजेपी ने खुद राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी जी पर लगाए थे कि इटली की नागरिक होते हुए भारत का नागरिक बनने से पहले वो भारत की वोटर लिस्ट में ऐड हो चुकी थी। विदेशी, एक विदेशी की तस्वीर वोटर आईडी कार्ड पर लगी तो लोकतंत्र खत्म, वोट चोरी। विदेशी भारत की वोटर लिस्ट में शामिल हो गया, भारत की नागरिकता लेने से पहले वो भारत की वोटर लिस्ट में आ गया, जैसा आरोप बीजेपी ने लगाया था, तो वो क्या फिर महा वोट चोरी कही जाएगी क्या? मैं आपको याद दिला देता हूं, बीजेपी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी जी ने भारत की नागरिकता बाद में ली। ये अजब कहानी थी, ये अच्छा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए थे कि नागरिकता बाद में ली, इंडियन सिटीजन वो बाद में बनी, वोटर पहले बन गई थी। 1980 में वो भारत की वोटर बनी, नागरिकता उनको मिली 1983 में। तो फिर विदेशी की फोटो होना वोट चोरी, लेकिन किसी विदेशी का भारतीय वोटर लिस्ट में शामिल होना क्या महा वोट चोरी? सवाल का जवाब तो बनता है साहब, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 के तहत अपराध है। 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है। चौंकाने वाली बात यह कि खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हो सकता है बीजेपी के आरोप गलत है,
हो सकता है बीजेपी राजनीतिक साजिश के तहत यह गलत आरोप लगा रही हो कि सोनिया गांधी जी नागरिक बनने से पहले भारत की वोटर बन गई, हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं बार बार कहूंगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस की ओर से किसी नेता ने इस आरोप को झूठा बताकर वो लोग कोर्ट में उन्होंने चुनौती नहीं दी है। ये नहीं कहा कि नहीं गलत है, वो 1980 में वोटर बनी, 1983 में सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी ओर अब और सुनिए जो मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ ब्राजीलियन मॉडल या ब्राजील मॉडल का जो हाइड्रोजन बम एच बॉम्ब लेकर आए थे ना, वो एच फाइल अब थोड़ी करप्ट हो गई है। एच फाइल वो करप्ट हो गई है, वो एच बॉम्ब फुस होता नजर आ रहा है कम से कम न्यूज 18 की पड़ताल में। अब सुनिए क्यों। कल राहुल गांधी जी ने सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट दिखाते हुए क्या दावा किया था, ये वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने अलग अलग वोटर आईडी कार्ड दिखाए कि ब्राजील की मॉडल की फोटो लगाकर 22 बार वोट डाले गए। किसी में नाम स्वीटी है, किसी में नाम विमला है, सीमा, रश्मि, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, ध्यान से समझिएगा। विमला नाम लिखा है, फोटो ब्राजीलियन मॉडल की, स्वीटी नाम लिखा है, फोटो ब्राजीलियन मॉडल की, सीमा नाम लिखा है, फोटो ब्राजीलियन मॉडल की, रश्मि नाम लिखा है, फोटो ब्राजीलियन मॉडल की। ऐसे 22 हैं टोटल, 22 नाम अलग, फोटो एक, ब्राजील की मॉडल। अब सुनिए, अब मैं आपको आगे क्या बता रहा हूं। राहुल गांधी के इस दावे के बाद न्यूज 18 इंडिया ने राय विधानसभा क्षेत्र में राहुल के दावों का थोड़ा फैक्ट चेक किया। यहां हमें ग्राउंड रिपोर्ट में मुनेश, पिंकी, विमला नाम की वो 3 महिलाएं मिल गई। वो तो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा रही हैं कि इसमें तो कोई ब्राजीलियन मॉडल में तो मेरी फोटो है, मैंने वोट डाला है। मुनेश, पिंकी, विमला, न्यूज 18 इंडिया पहुंच गया इन तीनों तक। भाई बताइए, आप लोगों ने फर्जीवाड़ा किया क्या? आपके नाम से किसी और ने वोट डाल दिया क्या? अब इन्होंने तो राहुल गांधी को ही झूठा बता दिया कि हरियाणा चुनाव में वो कह रहे हमने तो खुद वोट डाला था जी। अब कौन सच्चा कौन झूठा, फैक्ट चेक तो हो गया। इन महिलाओं ने यह भी कहा है कि उनके वोटर आईडी कार्ड पर उन्हीं की तस्वीर है, वो ऐसे करके दिखा रही हैं, किसी ब्राजीलियन मॉडल की नहीं है। ये उनका दावा है, राहुल गांधी जी का अपना दावा, इन लोगों का अपना दावा। वो कह रहे हैं हमने ही वोट डाला है। अब इसी के बाद बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि कहीं वोट चोरी की स्क्रिप्ट को दमदार बनाने के चक्कर में किसी तरह की कोई एडिटिंग का सहारा तो नहीं लिया गया। सुनिए। ये मेरा ही है जी, सारा एड्रेस भी और नाम, जो हमारा मकान नंबर है, मेरे पति का नाम भी, सारी चीज़ें ठीक है, पर इसमें जैसे फोटो बदल रहा है जी। सुनील जी, क्या वोट डालने में विधानसभा लोकसभा में कोई दिक्कत आई आपको? नहीं सर, अब तक तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है सर, और ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। खुद वोट डालने गए थे यहीं गांव के स्कूल में। एक बात कही जा रही है कि आपकी जगह वोट किसी और ने डाल दिया आपकी तो? हाँ जी, किसी और नहीं, नाम सेम है, फोटो में मिस्टेक हुई है, फोटो किसी और की डाली, वोट मैंने खुद डाली थी। मुनीश, अब ये लोग झूठे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, इनमें से कोई तो झूठ बोल रहा है साहब। अच्छा, ये सिर्फ 3 नहीं, सुनिए, इन तीनों के अलावा न्यूज 18 इंडिया की टीम ने बाकी 19 वोटर्स, अभी तो 22 का बात की थी, 22 जगह, तो 22 में से 3 को तो मैंने सुना दिया साहब। बाकी 19 वोटर्स के बारे में भी हमने पड़ताल की, हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि राहुल गांधी के आरोप सीरियस थे। हमें लगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो साहब हमको जांच करनी चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया था साहब कि उनके वोटर आईडी कार्ड पर ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर है और ब्राजील की मॉडल ने भारत के चुनावों में 22 जगह 10 बूथों पर 22 जगह वोट डाल दिया। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में जो हमें जानकारी मिली है वो राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाती है। यहां पता चला है राहुल गांधी जी ने जिन 22 वोटर्स को कहा था कि इसमें वोट चोरी हुई, 22 वोटर्स की जगह ब्राजीलियन मॉडल ने वोट डाला, उसमें से 14 ने खुद पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला, ठीक, और 14 ने डाला। इन 14 में से 11 महिलाओं के नाम भी हम आपको बता देते हैं: पिंकी, मुनेश, विमला, अंजू, कलावंती, पूनम, सरोज, दर्शना, रश्मि, गुनिया और अंगूरी। 22 में से 14 में से 11 के तो नाम बता दिए मैंने। अब ग्राउंड रिपोर्ट में यह भी पता चला है साहब कि सत्यवती नाम की महिला गांव में वोट डालने के लिए नहीं जाती। बाकी 14 हो गया, एक हो गया इनका सत्यवती, बाकी जो हम बता रहे हैं 7 जो बचे, 7 वोटर्स का पता नहीं चल पाया। लेकिन जिस तरह 22 में से 14 वोटर्स सही पाए गए, उसके बाद 7 वोटर्स पर शक का सवाल जाहिर तौर पर गहरा हो जाता है।
इसके अलावा एक और जानकारी सामने आई है कि जिस ब्राजीलियन मॉडल के सारे राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था ना, अच्छा अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ये सब सच है, उसका नाम भी राहुल गांधी जी और उनके सलाहकार ने गलत बताया। कल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ब्राजील की मॉडल मैथ्यूज फरेरो ने हरियाणा में स्वीटी, सरस्वती, अलग अलग नामों पर 22 जगह पर 22 नामों पर वोट किया। लेकिन हमें पता चला है साहब कि ब्राजील की इस मॉडल का नाम है लॉरिसा और मैथ्यूज फरेरो उसके फोटोग्राफर का नाम है, जिसने उनकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाली थी। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर ये खुद आई सामने, कह रही मेरी फोटो चल रही है, इंडिया में जगह जगह ब्राजील की मॉडल ने वोट डाल दिया, 22 जगह 10 बूथों पर। ये मॉडल लॉरिजा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि उनका भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी ने उनकी तस्वीर को स्टॉक इमेज से खरीद कर इस्तेमाल किया है। सुनिए। Oi demais. Não, vou contar a fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. Minha foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de voto, que tem que votar. E अच्छा अब और सुनिए, देखिए मैंने आपको बता दिया 3 महिलाएं, 22 में से 14 में से 11 के नाम बता दिए, सबने वोट डाले, ब्राजीलियन मॉडल सामने आई कि मेरा कोई लेना देना नहीं है भारत के चुनावों से। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने हरियाणा में वोट चोरी को लेकर कई ऐसे दावे किए जिससे राहुल गांधी की रिसर्च पर थोड़े सवाल उठते हैं, मतलब उनके सलाहकारों पर भी सवाल उठ रहे हैं साहब कि ये लोग राहुल गांधी को क्या जानबूझकर गलत सलाह दे रहे हैं या क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं। अब सुनिए, एक एक करके आपको बताऊंगा, आराम से समझिएगा। कल राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया था? उन्होंने आरोप लगाया साहब कि हरियाणा के होडल विधानसभा क्षेत्र, देखिए पढ़िए इसमें, होडल विधानसभा क्षेत्र के मकान नंबर 150 में एक ही घर में 66 वोट। आराम से, मकान नंबर 150, एक घर 66 वोट। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। आज क्या खबर आई? जिस घर का जिक्र किया वो 1 एकड़ में फैला है और एक संयुक्त बहुत बड़ा परिवार वहां रहता है, उसमें 200 सदस्य रहते हैं। दूसरा दावा किया कि होडल में ही मकान नंबर 265, पढ़िए, मकान नंबर 265 में कितने वोटर? 151। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। ठीक। अब राहुल गांधी जी के दावे को लेकर कई न्यूज एजेंसी इस पते पर पहुंच गई। पता चला वो एक मकान नहीं बल्कि एक बड़ा इलाका है जहां कई घर बने हैं और सभी घरों पर एक ही नंबर दर्ज है। राहुल गांधी ने दादरी शहर की मतदाता सूची दिखाते हुए तीसरा आ गया, तीसरा बड़ा दावा क्या किया था कि यहां नरेंद्र नाम के वोटर के पास घर है, नरेंद्र नाम के वोटर के पास घर है, जबकि वोटर कार्ड में उसके घर का नंबर 0 है, 0। चुनाव आयोग के मुताबिक, वैसे जानकारी के लिए, जिन वोटर्स के पास घर नहीं होते उन्हीं के घर का नंबर 0 होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके पास तो घर है, फिर घर का नंबर 0 कैसे? ये राहुल गांधी जी का सवाल। लेकिन नरेंद्र के परिवार ने मीडिया से कहा है कि सिर्फ उनका नहीं, इलाके में कई लोगों के वोटर कार्ड और आधार कार्ड पर मकान नंबर 0 है। किसी का वोटिंग रिकॉर्ड फर्जी नहीं है, ये लोग सामने आकर कह रहे हैं। चौथा दावा था, हरियाणा चुनाव से ठीक पहले 3.5 लाख वोटर्स डिलीट किए गए, 3.5 लाख। इन दावों को लेकर सवाल उठे कि राहुल हरियाणा से डिलीट किए गए 3.5 लाख वोटर्स में से 3 वोटर्स भी मंच पर क्यों नहीं ला पाए? अब सुनिए एक और बड़ी खबर। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने हरियाणा के मुलाना विधानसभा क्षेत्र के ढकोला गांव में, यह बहुत इंटरेस्टिंग है, कहा कि 223 डुप्लीकेट वोटर्स का दावा किया था। मतलब उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हुआ। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि ये डुप्लीकेट वोटर एक बूथ में थे, सिर्फ एक बूथ में, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने 223 डुप्लीकेट वोटर 2 बूथ में बांट दिए। इस दावे को लेकर जब ग्राउंड रिपोर्ट हुई, फैक्ट कुछ और निकला। पता ये चला राहुल गांधी जी ने जिन 2 बूथ पर एक महिला की 223 बार एंट्री का दावा किया था, एक महिला 223 बार एंट्री का दावा, वो फर्जीवाड़ा नहीं, बीएलओ की एक टेक्निकल गलती थी जो 2019 से चली आ रही है। और 2019 में बूथ नंबर 63 पर एक ही महिला की 223 जगह एंट्री थी, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में बूथ नंबर 63 को बांटकर 63-64 तक कर दिया गया। अच्छा, यहां लोगों का कहना है कि कई परिवार 2019 से ही इस टेक्निकल गलती को ठीक कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए एसआईआर भी हो रहा है। इसीलिए तो हो रहा है एसआईआर। कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी एसआईआर के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कि हाँ, ये वो भी कह रहे हैं होना चाहिए।
लेकिन इस बूथ पर राहुल के वोट चोरी के दावे का चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि उस बूथ पर 2019 में बीजेपी को जितने वोट मिले उससे ज्यादा 2024 में कांग्रेस को मिले। कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले 2024 में। यहां समझ रहे हैं आप, करीब करीब 2 गुने। इससे चुनाव आयोग का यह सवाल बहुत वैलिड हो जाता है कि अगर कुछ गलतियां हैं जिसको लेकर एसआईआर हो रहा है, जिस बूथ पर वोट चोरी का दावा किया गया, क्या वहां वोट चोरी कांग्रेस के पक्ष में हुई? हो सकता है उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया हो। अब चुनाव नतीजे देखकर आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसको देखिए, बहुत लाउड एंड क्लियर है, आप समझ जाएंगे। ये निचोड़ है पूरी वोट चोरी के दावे का। कांग्रेस इसी ने भी पूछा था कि अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो हो सकता है वो डुप्लीकेसी अगर वोट्स की है तो आपको वोट पड़े हो। 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 316 वोट मिले, 316। बीजेपी को मिले 460। यहां ये 2024 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के वोट में बहुत बड़ा फेरबदल हो गया। देखिए आप, 316 से 602, वहां 460 से 275। तो फिर अगर ये सो कॉल्ड वोट चोरी थी तो फायदा किसे मिला? आप लोग तय करिए। ये तो फैक्ट्स है, नंबर्स है सारे। कांग्रेस को 602 मिले, बीजेपी के खाते में मैच 275। देखिए नीचे पढ़िए यहां पर 275। यही पैटर्न लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। ये देखिए आप पढ़िए, राहुल गांधी ने जो दावा किया था साहब कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ढकोला गांव के बूथ नंबर 63 पर 315 वोट मिले, बीजेपी को 355। 2019 वोट चोरी हो गई, बवाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यहां फायदा किसको हुआ? 315 से 610 किसके हुए फिर? अब बताइए फिर। 300 और वहां बीजेपी के 355 से 218 किसके हुए फिर? तो फायदा किसको मिला? अब ये वोट चोरी किसने कराई फिर? अगर हुई तो हुई, अगर चलिए मान लिया तो किसने कराई? वैसे एक फैक्ट ये भी है कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और उनकी पत्नी के 2 वोटर कार्ड की बात भी सामने आई थी, आरोप लगे थे। तो क्या राहुल के तर्कों के हिसाब से पवन खेड़ा भी वोट चोरी में शामिल थे, जैसा कि आरोप लगा था? इसी को लेकर कल बीजेपी ने सवाल उठाया था कि राहुल गांधी को अगर वोट चोरी की इतनी चिंता है तो वो देश में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अच्छा आ गया है, वो आंकड़ा आ गया जिसका इंतजार था। बहुत बड़ी खबर है, वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया है साहब। 64.46% वोट पहले चरण में। ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब ये जो कहा जा रहा था कि आरोप लग रहे थे, ये 2020 का जो लगभग 62.5% वोट का आंकड़ा था उसको पार कर दिया है। बिहार के लोगों ने बम्पर दिल खोलकर वोटिंग की है, महिलाओं ने बहुत खुलकर। और अभी एक और चीज आपको बता दें, 1 आध घंटे में और फाइनल आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन ये खबर इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आरजेडी कह रही थी स्लो वोटिंग। आरोप लग रहे थे कि जो है ठंडा मतदान साजिशन कराया जा रहा है, स्लो मतदान कराया जा रहा है, आरजेडी के लोगों को निकलने दिया जाए। यहां तो देखिए साहब, रिकॉर्ड टूट गए सारे। अभी तक के हिसाब से 64.46% वोटिंग हुई है। ये अब तक की सबसे ज्यादा, पिछली बार से तो ज्यादा है ही। 2020 के 62.5% मतदान का भी रिकॉर्ड टूट गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुष्टिकरण के अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन की। बहुत दिलचस्प खबर है, जरूर देखिएगा। ये सब सारे कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। रेवंत रेड्डी को कि पहले आप माफी मांगो। रहने या ना रहने से हिंदू और मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होगा, हिंदुस्तान को कोई तकलीफ नहीं। देश के लिए जो जान दिए उनके परिवार को आप लोग वोट दे रहे। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन को किसने बनाया? आप लोग सोचो। कांग्रेस पार्टी की वजह से देश में मुसलमान है क्या? कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा प्रयोजन बनाया था कि सभी मुसलमान चले जाए, धर्म के आधार पर बंटवारा किया था इस देश का। कांग्रेस अपने गिरते हुए ग्राफ को देखते हुए अब डराने की राजनीति पर उतर रही है। चाहिए कि मुसलमान है तो कांग्रेस है। देखिए, कई तरह के बयान हमने अब तक सुने हैं साहब पत्रकारिता के करियर में। ऐसा बयान मैंने आज तक नहीं सुना।
आप लोगों ने भी शायद ही सुना होगा कि कोई पार्टी कह रही है कि इन धर्म विशेष के लोगों का अस्तित्व ही हमारी वजह से है, हम ना होते तो ये इनका कुछ नहीं है। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं, कांग्रेस नहीं तो मुसलमानों का अस्तित्व नहीं। तेलंगाना के सीएम है कोई छोटे मोटे नेता नहीं। आपको लग रहा होगा किसी नेता, छोटे मोटे नेता ने कह दिया। सीएम रेवंत रेड्डी कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, एहसान जता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमानों का अस्तित्व नहीं है। ये इन्होंने कहा। बवाल हो गया है, बवाल हो गया है। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कई मौलाना भड़क गए हैं, कह रहे हैं कि हम आपके सहारे हैं क्या। वो कह रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। कई मौलाना, साजिद रशीदी से लेकर कई बड़े बड़े मौलाना, कांग्रेस जमाने में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर मुसलमानों का क्या हाल था, कितने दंगे हुए, हाशिमपुरा से लेकर कितने सारे याद दिला रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में मुसलमानों का क्या हाल था, सच्चर कमेटी। मौलाना भड़क गए हैं। वीएचपी कह रही है इसको उल्टा कर दो, कांग्रेस है तो मुसलमान नहीं, मुसलमान है तो कांग्रेस है। मुसलमान याद दिलाने पर आ गए तो कांग्रेस के मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस तो याद दिला रही है कि हमारी वजह से तुम हो। वीएचपी कह रही है इसको उल्टा कर दो, मुसलमान अगर याद दिलाने पर आ गए ना कि हम हैं तो तुम हो, मुसलमान नहीं तो कांग्रेस नहीं। मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया ना, अब और सुनिए, ये वायरल तो हुआ एहसास रेवंत रेड्डी को भी हो गया। मैं क्या बोल गया, डैमेज कंट्रोल वाला बयान हम आपको दिखाएंगे। अब ये भी सवाल उठे कि बिहार चुनावों के बीच उनका ये बयान मुसलमानों को डराने के लिए है कि कल को ये देख लो, हमारे को वोट नहीं दिया तो फिर क्या होगा तुम्हारा। ये डराने के लिए हो सकता है। कांग्रेस है तो मुसलमान है। बिहार में कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाया जाने के लिए संभवतः यह बयान दिया गया हो। बीजेपी ने तो कांग्रेस की मुस्लिम लीग से तुलना कर दी। कांग्रेस नहीं है, मुस्लिम लीग 2.0 है। मतलब कांग्रेस है तो मुसलमान है, हिंदुओं का क्या, फिर हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अब सुनिए खबर आज की। 24 घंटे के अंदर रेवंत रेड्डी जी के बदले हुए सुर, बदली हुई भाषा, नरम पड़ गए हैं। एक दिन पहले रेवंत रेड्डी जी कह रहे थे कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है। बयान सुनाएंगे। अब कह रहे हैं हिंदू मुसलमान तेलंगाना सरकार की दो आंखें हैं। अच्छा जी, हिंदू मुसलमान तेलंगाना सरकार की दो आंखें हैं। हैदराबाद में वो मतलब ये कहते हैं ना, रफू करना कहते हैं ना, रफू कर रहे हैं अब तो शायद तुष्टिकरण का अल्ट्रा प्रोमैक्स वर्जन। मैंने ऐसा बयान अपने करियर में नहीं सुना कि कोई पार्टी कह रही है हम हैं तो तुम्हारा अस्तित्व है। अब अंदाजा हो गया कि हिंदू क्या करे, फिर वोट मतलब दे ना दे सोचना पड़ेगा ना फिर उन लोगों को, मतलब क्योंकि पोलराइजेशन समझ में आता है, ध्रुवीकरण एक पक्ष का, लेकिन रिवर्स पोलराइजेशन हो जाए तो संकट हो जाता है। रेवंत रेड्डी ने कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। वो कहना चाहते थे कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब मुसलमान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना सरकार हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करती है। दो आंखें हैं तेलंगाना सरकार की, हिंदू और मुसलमान। ऐसा करिए उनका बयान हम आपको सुना देते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन को जो मंत्री बनाए, सलमान खुर्शीद जी को जो मंत्री बनाए, आजाद साहब को मंत्री बनाए, अहमद पटेल साहब को बड़े बड़े कुर्सी में बिठाए, ये सब सारे कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे, मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों, ये तेलंगाना सरकार के दो आंखें मुसलमान और हिंदू, हम ये दोनों के बीच में कभी फर्क नहीं देखा, फर्क नहीं देखने के लिए कोशिश भी हम नहीं करते। 30 महीने हम सरकार चलाए, यहाँ पर जितने भी नौजवान है हमारे मुसलमान भाई बहने हैं, हमारे सरकार में कभी इतने भी फर्क दिखा है क्या? आप लोगों को अलग देखने के लिए कभी कोशिश की है क्या? साहब मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर बीजेपी का कोई नेता कह देता ना बीजेपी है तो हिंदू है, ये कह देते कि बीजेपी ये सांप्रदायिक है, नफरती है, जहरीला बयान, कम्युनल बयान, देश को बांटने वाला बयान, लोकतंत्र संविधान खतरे में, मामला यूएन तक पहुंच जाता। साहब बीजेपी का कोई नेता कह देता ना कि हम है तो हिंदू और हिंदू है तो हम है, मतलब हिंदूवादी, तो मैं कह रहा हूं सांप्रदायिक, नफरती, सब कुछ यहां ये कह सकते हैं आसानी से। साहब सेकुलरिज्म है, अभिव्यक्ति की आजादी,
बीआरएस ने रेवंत रेड्डी पर यह कहकर बड़ा हमला बोला कि रेवंत रेड्डी इस भ्रम से बाहर आए कि मुसलमानों का अस्तित्व कांग्रेस की वजह से है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। ओवैसी तो वैसे कहते ही हैं कि दरी बिछाने के लिए मुसलमान आप लोगों के लिए। जब डिप्टी सीएम बनाना होता है तो मल्ला समुदाय से 2% वाले को डिप्टी सीएम का फेस, तो मुसलमान कांग्रेस और तेजस्वी आरजेडी के लिए क्या दरी बिछाने के लिए हैं? बीआरएस भी कह रही है कि इस भ्रम में ना रहें कि मुसलमानों का अस्तित्व कांग्रेस से जुड़ा है। वैसे समर्थक भी कह रहे हैं मुसलमान पहले भी मुसलमान कांग्रेस से पहले भी थे और कांग्रेस के बाद भी रहेंगे। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर वोटों के लिए सांप्रदायिक सियासत करने का आरोप लगा दिया, जबकि वीएचपी ने कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है। कहने की बजाय कांग्रेस को यह कहना चाहिए मुसलमान है तो कांग्रेस है, मुसलमान नहीं तो कांग्रेस का अस्तित्व नहीं। सुनिए। कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं करके यहाँ के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। द कांग्रेस पार्टी बिलीव्स दैट विदाउट देम देयर वुड नॉट बी एनी मुस्लिम्स। लेट मी रिमाइंड the ignorant souls of Congress party that much before the Congress party was ever born, Muslims already had existed in our country and also in the world. कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हितैषी कब से बन गई भाई? भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे बड़े दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए। रेवंत रेड्डी जी, गरीबी, गुर्बत, गेटोस, इसके अलावा कुछ दिया नहीं मुसलमानों को। वर्षों तक गरीबी में पड़े रहे मुसलमान। देखिए एक चीज तो है, देखिए अवेकनिंग तो है। अवेकनिंग नहीं होती तो संभवतः रेवंत रेड्डी को डैमेज कंट्रोल के लिए सामने नहीं आना होता। उनकी आंखें नहीं खुलती तो वो ये नहीं कहते कि दो आंखें हिंदू और मुसलमान। कल कह रहे थे कांग्रेस है तो मुसलमान है, आज कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान दो आंखें। बड़ी बात यह कि रेवंत रेड्डी बिहार चुनाव से पहले जिस बयान के जरिए कांग्रेस की मुस्लिम समर्थक छवि मजबूत करना चाहते थे ना कि मुसलमान खुश हो जाएंगे इस बयान से, बयान उल्टा पड़ गया है कांग्रेस पार्टी को, उल्टा भारी पड़ गया है। देखिए क्या कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग रेवंत रेड्डी के बयान पर आईना दिखा रहे हैं, भड़के हुए हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO ने रेवंत रेड्डी के बयान की निंदा की है, कड़ी निंदा की है। इसे बहुत अपमानजनक, विभाजनकारी और वोट बैंक मानसिकता वाला बताया कि मुसलमानों की यही इज्जत है कांग्रेस पार्टी की नजर में। मुसलमान क्या मोहताज हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या मुसलमान कांग्रेस पार्टी से पहले नहीं थे? क्या कांग्रेस पार्टी के बाद नहीं होंगे मुसलमान? ये हैसियत है मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे ये जो बयान जो आया है अलग अलग पार्टियों का, नेताओं का, मुस्लिम उलेमाओं का। तेलंगाना राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, ये देखिए इनका नाम है आबिद रसूल खान। वो रेवंत रेड्डी के बयान को उन्होंने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, कांग्रेस है तो मुसलमान है। उन्होंने कहा कि साहब मुसलमानों का अस्तित्व कांग्रेस के गठन से भी पहले से था। रेवंत रेड्डी अपने बयान के लिए माफी मांगे, माफी पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, अच्छा इनको भी सुनिए, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, उन्होंने तो आईना दिखा दिया कांग्रेस पार्टी को। जैसे गाड़ी में होता है ना रियर व्यू मिरर, पीछे देखते हैं, इन्होंने दिखा दिया इतिहास का रियर व्यू मिरर। इतिहास की याद दिलाई जब जब कांग्रेस के शासन में मुसलमानों पर अत्याचार हुए। आरोप लगाया ना कि जब बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई तो किसकी सरकार थी? 86 में राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, किसकी सरकार थी? 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे ना। इसके अलावा कांग्रेस के शासनकाल में इन्होंने बताया 55,000 दंगे हुए, 55,000, हजारों की संख्या में मुसलमान भाई मारे गए, जाने गई। रेवंत रेड्डी अभी भुलावे में हैं, जो ये समझते हैं कि मुसलमान कांग्रेस के साथ हैं। एक बार सुनाइए इनका बयान, सुनिए, इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। 1949 में जब मूर्तियां रखी गई तो कांग्रेस की हुकूमत थी, जब ताला खोला गया जब कांग्रेस की हुकूमत थी, और बाबरी मस्जिद को जब ढाया गया दल और बल के ताकत पर, उस वक्त भी कांग्रेस की हुकूमत थी। 55,000 फसादात दिए देश को कांग्रेस ने, जिसमें मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भिवंडी, ये इतने बड़े फसादात हैं जिनको भूला नहीं जा सकता। किस मुंह से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं? चलिए इसी बीच आपको बता दें बिहार में पहले चरण का मतदान संपूर्ण हो चुका है। आज की एक बड़ी खबर है, लगभग 64-65% मतदान हुआ है, पिछली बार से भी ज्यादा। लेकिन पहले चरण किन किन मुद्दों पर हुआ रण, अब बात इसकी।
आजकल मत करें। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि रहेगी, जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा। इस तरह की बातें करना, बेहुदा बातें करना समझता हूँ सिर्फ प्रोग्रेस करने के लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। इस देश में जिसको बुर्का पहनना वो पहनेगा। बिना मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें, फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान को। आंगनबाड़ी की तरफ से सेविकाएं और वो भी महिलाएं ही लगाई जाएंगी, वो चेकिंग करेंगे, यानी कि इसमें पुरुष नहीं चेक करेंगे। वोट चोरी नहीं होना चाहिए। हर साल लोग देता है वोट, चोरी हो जाता है। अब इस साल क्या होना चाहिए? इसी द्वारा तो सही किया है कार्रवाई से, चेहरा देखने के बाद ही वोट गिराया जाता है। आपको कोई ऐतराज? नहीं सर, किसी भी तरीके पहले चुनाव में कभी चेक किया गया था इससे पहले? आप इस बार हालांकि चेकिंग की जा रही है, लेकिन कोई ऐतराज? एक नियम बना है, जो आदमी कवर रहेगा फेस उसको देखना है। मेरी ड्यूटी वही है। क्यों ऐतराज होगा? जब वो खुद जुनून होगी, जो अपना वोट खुद गिराने आई होगी, तो क्यों ऐतराज होगा? अच्छा। महिला ही चेक कर रही है, अगर जेंट्स चेक करते तो ऐतराज होता। बड़ी खबर आपको बता दें, आज पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और बड़ी खबर यह है, पहले चरण में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा है। ध्यान दीजिएगा, ये 65 लाख वोट कटने के बाद हुआ है। कितने ड्यूबियस वोटर्स थे, इसका मतलब 65। अभी भी कई बूथ पर मतदाताओं की कतार है और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये बहुत, हालांकि साहब कहा तो ये जाता है विश्लेषकों की तरफ से कि अगर इतने ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं तो वो बदलाव के लिए हैं। अब क्या बदलाव के लिए हैं, या महिला बढ़ चढ़कर वोट कर रही है, या फिर एसआईआर इफेक्ट भी हो सकता है? ये एसआईआर इफेक्ट भी हो सकता है। ड्यूबियस वोटर हटे, 65 लाख वोट कम हुए, उसके बावजूद ज्यादा वोट। समझिए, पिछली बार 62 साढ़े 62% था, इस बार 65 के आसपास होगा। ये 64.5% है और ये अभी आगे और बढ़ेगा। लगातार तस्वीरें आती रही, उम्मीदवारों के अलग अलग बयान भी आज दिन भर आते रहे। अच्छा, आप सुनिए आज सबसे ज्यादा विवाद क्या हुआ। वोटिंग के दौरान बुर्के को लेकर आज फिर थोड़ा सा बवाल हुआ। क्या हुआ? गिरिराज सिंह की एंट्री हुई, पाकिस्तान शरिया सब कुछ आ गया। एक बयान आया जिस पर सियासी जंग एक बार फिर से छिड़ गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फर्जी वोट का हवाला देते हुए कहा कि बुर्का पहनकर वोट डालने वाली, क्योंकि अभी तो फिर से वोट डालना है ना 11 तारीख को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि बुर्का पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं की पहचान बुर्का हटाकर करना जरूरी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह कोई पाकिस्तान नहीं है जहां शरिया कानून लागू हो, पहचान के लिए बुर्का तो उठाना ही पड़ेगा। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का नियम भी यही कहता है। अब गिरिराज सिंह के इस बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस से लेकर आरजेडी, समाजवादी पार्टी ने गिरिराज सिंह पर अटैक कर दिया, ध्रुवीकरण का आरोप लगा दिया। क्या कहा किसने, सुनिए। चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। गिरिराज सिंह रोजाना जहर बोलते हैं और ये इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की बातें करना, बेहुदा बातें करना मैं समझता हूँ सिर्फ प्रोग्रेस करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। इस देश में जिसको बुर्का पहनना वो पहनेगा। अब देखिए, ये बवाल चल रहा है बुर्के को लेकर, अभी तो और बढ़ सकता है साहब। हालांकि इसका सॉल्यूशन चुनाव आयोग की तरफ से आया था। आंगनबाड़ी जो बहनें हैं वो वहां पर बैठी होंगी और वो चेक कर सकती हैं। वैसे विपक्षी दल गिरिराज सिंह पर हमलावर है, नाराज है, लेकिन बिहार में पहले चरण की वोटिंग के दौरान जमीन पर माहौल कुछ और दिखा। अब सुनिए, मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि कोई आपत्ति नहीं है, आप चेकिंग अगर हो रही है, आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वहां पर, वो कर सकती हैं। मुस्लिम महिलाओं ने पहचान के लिए बुर्का उठाकर जांच करने को सही बताया। पहले चरण की वोटिंग के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं पोलिंग बूथ पर पहुंची, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में बुर्का नशी महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान बूथ पर तैनात महिला मतदान कर्मियों ने उनकी पहचान की जांच की। महिला मतदान कर्मियों ने
उन्होंने वोट डाला। आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया ने इस दौरान कई महिलाओं से बात की। किसी महिला ने बुर्का उठाकर जांच पर आपत्ति नहीं की, बल्कि कुछ महिलाओं ने तो इसे वोट चोरी रोकने वाला फैसला, आप कहते हैं वोट चोरी, तो इससे भी वोट चोरी रुकेगी। कहा कि पहचान की जांच होने से वोट चोरी रुकेगी, जो पहले बुर्के की आड़ में हो सकती थी या हो जाती थी। बूथ पर तैनात आंगनबाड़ी सेविका ने भी बताया कि बुर्का उठाकर जांच पर किसी महिला ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। नेताओं को दर्द है, बुर्का नशी महिलाओं को कोई दर्द नहीं है। सुनिए। तो हम इनका फेस देख रहे हैं और इनका वोटर आईडी से मिलान कर रहे हैं। एक नियम बना है, जो आदमी कवर रहेगा फेस उसको देखना है। मेरी ड्यूटी वही है। पहचान की जा रही है, कोई ऐतराज आपको? नहीं, किसी भी तरीके की नहीं, है ना? आपको कोई ऐतराज? नहीं सर, कुछ किसी भी तरीके को? किसी तरीका का पहले चुनाव में कभी चेक किया गया था इससे पहले? ऐसा नहीं हुआ था। इस बार हालांकि चेकिंग की जा रही है, लेकिन कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। हर साल लोग देता है वोट, चोरी हो जाता है। अब इस साल क्या होना चाहिए? उठाना चाहते थे, इसी दुआरे तो सही किया है कार्रवाई से, चेहरा देखने के बाद ही वोट गिराया जाता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है साहब। चुनावों में आप जानते हैं पहचान की जांच एक बहुत ही नॉर्मल, सामान्य, जरूरी प्रक्रिया है। ये मुस्लिम बहनें और बेटियां भी समझ रही हैं। आपको वैसे ही जानना चाहिए कि बुर्के में आई महिलाओं की जांच के लिए चुनाव आयोग की तरफ से क्या निर्देश दिए, चाहे वो बुर्के में है, चाहे घूंघट में है। अगर चेहरा छुपाया है, कोई धर्म से लेना देना नहीं है। आंगनबाड़ी सेविकाएं हर बूथ पर कम से कम, ध्यान से सुनिएगा, एक महिला मतदान अधिकारी जरूरी महिलाओं की जांच महिला मतदान अधिकारी ही करें। महिला मतदान अधिकारी जांच के दौरान महिलाओं की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखें। संभव हो तो पर्दा नशी, बुर्का नशी महिलाओं के लिए अलग स्क्रीनिंग एरिया बने, और ऐसा हुआ भी है। इस बीच एक बड़ी खबर मुझे इस वक्त मिल रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सुरेश रैना और शिखर धवन की करोड़ों की संपत्ति को अटैच कर लिया गया, ये बहुत बड़ी खबर है। सुरेश रैना, शिखर धवन की करोड़ों की संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। ईडी ने दोनों पूर्व क्रिकेटरों की 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर लिया है। सुरेश रैना, ये बहुत बड़ी खबर है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। दोनों ही खिलाड़ियों पर गैर कानूनी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने और उनसे पैसे लेने का भी आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों ने विदेशी कंपनियों के साथ ऐसे एंडोर्समेंट डील किए थे। शिखर धवन, सुरेश रैना, शिखर धवन और सुरेश रैना जो गैर कानूनी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते थे। ईडी ने जो संपत्तियां अटैच की है उनमें सुरेश रैना के नाम पर 6.5 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए की एक अचल संपत्ति शामिल है। ईडी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बड़ा इसलिए भी है क्योंकि इसमें बड़े नाम घिरते नजर आ रहे हैं, सुरेश रैना और शिखर धवन। मैं फिर से बता दूं, सुरेश रैना के नाम पर 6 करोड़ 64 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे।